तो हम जहाँ ख़त्म किए थे वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केआर निकालना सीख लिए थे क्या? हाँ, क्या केआर और केई अलग अलग आ सकता है? हमेशा इक्वल आता है, लेकिन कभी केई और केआर अलग अलग आ सकता है। ये कब आ सकता है? याद है अपन ने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें केई अलग आया था जब फ्लोटेशन कॉस्ट दिया। हाँ सर, याद आया जब फ्लोटेशन कॉस्ट दिया। तो WACC पढ़ रहे थे, WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें मैंने एक बात आपसे छुपाई थी कि WACC निकालने की 2 अप्रोचेस होती है। बाकी हमारा लगभग हो गया है, वो अप्रोच पढ़ा दिया, इट मीन्स हमारा काम हो गया। फिर हम बुक से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो एक नोट लिख लेते हैं। देयर आर टू approaches to calculate WACC. First, book value approach. Second, market value. Book value approach, market value. हाँ, ये जो पढ़ाने वाला हूँ ना, इसका थोड़ा लेवल है, दिमाग चलाना पड़ेगा, इतने आसानी से समझ में नहीं आता। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया हूँ। एक एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल से बारीकियाँ समझते हैं, और जो भी मैं बोलूँगा चाहो तो आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है? वो बारीकियाँ समझ लेंगे तो फिर तो बन जाएगा, फिर हमें अंतर समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे एग्जाम। किसी कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10। कितना हो गया? 1,00,000 रुपए का। तो ये 1,00,000 रुपए। दूसरा, रिटर्न अर्निंग, या इसे रिजर्व एंड सरप्लस भी बोल सकते हैं, और रिटर्न अर्निंग है करीब 50,000 का। इसके अलावा 12% शेयर कैपिटल, 2,000 शेयर्स द रेट ₹100 ईच। कितना हुआ? 2,000 इंटू 100, 2,00,000। इसके अलावा 10% वेंचर्स, 500 डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच। टोटल कितना हुआ? 50,000।
5 लाख। हमें तो 5 लाख लिख लिया था। तो टोटल मिलाकर यार कितना हमारे पास टोटल कैपिटल कितना है? तो 8,50,000। ठीक है यहाँ तक। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 1, एडिशनल इंफॉर्मेशन। P0 ₹40, ग्रोथ रेट 5%, T1 ₹4। सेकेंड, 12% preference share of ₹100 each. Issued at, जैसे प्रेफरेंस शेयर का कीमत ₹100, ध्यान से बताना, पर वो सेम प्रेफरेंस शेयर जो मैं इश्यू कर रहा हूँ, फेस वैल्यू 100 है, पर जो इश्यू कर रहा हूँ उसका मार्केट में भाव ₹125 चल रहा है। तो जनरली इश्यू कितने में होगा प्रेफरेंस शेयर कंपनी, 100 के हिसाब से कि 125 के? 125 जनरली जो मार्केट में प्राइस होता है ना, उसी के हिसाब से इश्यू होता है। इश्यूड एट ₹125 एंड redeemable after 5 years at ₹130. Third, 10% debenture of ₹1,000 each issued at ₹950 and redeemable after 10 years. Fourth, tax rate 40%. Calculate WCC using point number 1. Book value weights या book value approach, and second, market value weights. जो भी काम कर रहा हूं, सबसे पहले स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। चाहे आप बुक वैल्यू से करो, चाहे आप मार्केट्स वैल्यू से करो, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैसे ही निकलेगा जैसे निकालते आ रहा है। स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा केई, केपी, केडी। यार अब तो निकालना पड़ेगा ना यार, अब तो चारों चीजें आ गई। तो चलो काम कर। सबसे पहले आएगा वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, और हमें निकालना स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो फॉर्मूले के साथ करेंगे के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी, क्या D1 दिया हुआ है? यस, क्वेश्चन में गिवन है। D1 कितना है? 4, और P0 कितना है? 40, ग्रोथ रेट कितना है? 5%। आंसर पॉइंट मतलब 15%, तो 10.5। नहीं, ग्रोथ रेट 5% है क्या? हाँ तो ठीक है, 0.05 आएगा। आंसर क्या आएगा? पॉइंट। आंसर चाहिए मुझको। 4 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 0.05, 10.15 ना यार, 15%। और सुनो, हम अगर हम प्रॉपर मैथ से भी नहीं जाए तो भाई 10% तो ये कमा रहे हो, डिविडेंड का 10% और ग्रोथ का 5%, टोटल 15%। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैथ्स का बेसिक रूल्स है, पहले डिवाइड होगा उसके बाद ही प्लस होगा। कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, क्या फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है? नहीं, तो इससे आसान तो कुछ होगा नहीं। हमें क्या निकालना है? के आर इज इक्वल टू के, इट मीन्स के आर इज इक्वल टू 15%। सबसे अच्छा। फिर आगे चल रहे हैं, थर्ड। केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बड़ा या छोटा? क्या रिडेम्पशन का इंफॉर्मेशन? हाँ तो बड़ा वाला फॉर्मूला, पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय 2 एन एन, और आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। डिविडेंड बोलो। 12 रुपए प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितना है? 130, और एनपी नेट कितना आ रहा हमारे पास? 1.25 और डिवाइडेड बाय 5, यहाँ आ जाएगा 130 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। $10.19। 10.20। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, 10 नंबर 10.20। अब बचा क्या? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट डिबेंचर इट इज
एडी एडी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और हो गया आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। शुरू में ऐसा लग रहा था ये फॉर्मूले कैसे याद होगी, कब हो जाते प्रैक्टिस। इंटरेस्ट का अमाउंट बोलना है आपको, तो टैक्स 40%, रिडीमेबल वैल्यू 950, 1000 है ना। हाँ आप जो बोलोगे मैं लिखूंगा 950, क्योंकि मैं मिटा सकता हूँ, आपको काटना ही पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ आ जाएगा 1000 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2, लास्ट में इनटू 6.66%। ठीक, हाँ ठीक ठीक। ठीक है यहाँ तक। है। कहीं परीक्षा तो टेस्ट में ही होगी ऐसा लग रहा है मुझे, अभी तो यहाँ सब साथ में कर रहे हैं ना, टेस्ट होगा ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, समझ में आया कितना कैलकुलेशन मिस्टेक हो। बस मुझे एक बात बताओ, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। वहां 10 क्यों लिखा था, वहां 100 लिखना, वो एक पहली बार गलती नहीं, ऐसा हम करते आ रहे हैं। फेस वैल्यू कितना है? 10। मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस शेयर का, इक्विटी का मार्केट प्राइस मैंने दिया है, जिसको आप P0 बोल रहे हैं। P0 का मतलब ही मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इक्विटी का कितना है? 40 रुपए। और फेस वैल्यू कितना है? 10। इक्विटी शेयर का बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू 10, बुक वैल्यू। अब एक बात बताओ, इक्विटी का बुक वैल्यू कितना है? इक्विटी का, ये किसका पैसा है? इक्विटी का। ये किसका पैसा है? ये भी इक्विटी का। अगर मैं कहूं कि इक्विटी का बुक वैल्यू कितना, तो 1,50,000। अंतर समझना, बुक का मतलब यार जो बैलेंस शीट में लिखा गया है, बैलेंस शीट में तो ये भी लिखा गया है ना, इन दोनों को मिलाकर बुक वैल्यू बोलते हैं। अगर मैं कहूं इक्विटी शेयर का बुक वैल्यू पर शेयर, क्या बुक वैल्यू पर शेयर, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10,000। समझ में आ रहा? तीनों चीज अलग है। फेस वैल्यू जो दिख रहा है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा बुक वैल्यू पर शेयर, तो बुक वैल्यू पर शेयर, चाहे आप रेशियो एनालिसिस करोगे, चाहे जहां कुछ कहीं भी करोगे, बुक वैल्यू पर शेयर ये दोनों मिलाकर होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि बुक वैल्यू पर शेयर, क्या ऐसी मांगा नहीं था, पर ऐसे बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, अगर बुक वैल्यू पर शेयर की बात करो तो कितना आएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो आंसर कितना जाएगा? ₹15। ठीक है, ऐसे पूछ लिया, याद रखना, ये फाइनल तक काम आएगा आपको। कहीं भी इंटरव्यू हो, जो भी हो, आर्टिकल शिप करो, जो भी करो, अगर आपसे पूछे फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस, तीनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको। अब क्वेश्चन समझना, सर ये कहाँ लिखा जाता है? ये लिखा जाता है बैलेंस शीट में। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता? क्वेश्चन ये है, 40 रुपए में शेयर इश्यू किया, फेस वैल्यू कितना है? 10। तो इक्विटी के सामने 10 लिखते हो कि 40 लिखते हो?
फेस वैल्यू 10 है पर 40 रुपए मार्केट प्राइस है, मार्केट में भाव तो 40 चल रहा है, तो इक्विटी के सामने 40 लिखते हो कि फिर 10 ही लिखते हो? 10 ही लिखते हैं सर, मार्केट प्राइस थोड़ी लिखते हैं हम बैलेंस शीट में, बुक्स में हम मार्केट प्राइस नहीं लिखते हैं। इसका मतलब कि मुझे जो WACC निकालना है बुक वैल्यू से निकालना है, मतलब यही वाला वैल्यू उठाकर लिखना है, सीधी सी बात। मतलब जो उस दिन किया था, हमने टेबल बनाया था ना, टेबल में जो अमाउंट लिख रहे थे वो तो यही वाला लिख रहे थे। इट मीन्स जो आपने उस दिन किया था ना WACC, वो बुक वैल्यू अप्रोच से किया। चलो फिर से करते हैं बुक वैल्यू अप्रोच। करना क्या, उठाकर लिख देना। तो पॉइंट हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, WACC, और इससे कर रहे हैं बुक वैल्यू फिट्स। कितना कॉलम आता था याद है? 5 है ना। देखते कॉलम बनाने में किसको कितना टाइम, सबसे ज्यादा स्पीड। तो पहला आता है हमारा सोर्सेस, तो यहाँ जाएगा अमाउंट। अमाउंट भी लिख सकते हो, बुक वैल्यू भी लिख सकते हो। और फिर लिखते थे हम वेट, और फिर लिखते थे स्पेसिफिक कॉस्ट, और वेट इनटू स्पेसिफिक कॉस्ट। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिखाई दे रहा है भाई? 1 लाख। फिर रिटर्न अर्निंग भी है, वो कितना है? 50,000। और इसके अलावा हमारा क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। और इसके अलावा हमारा डिबेंचर दैट इज डेट कितना है? 5 लाख। तो टोटल कितना हो गया था? 8,50,000। .118 .059 .235 .588। ठीक है, इसको 1 नहीं भी होता है टोटल, थोड़ा चल जाएगा, कोई फर्क नहीं। नहीं आएगा, कैंसिल कर दिया तो खेल खत्म हो गया, फिर से वापस करना पड़ेगा। स्पेसिफिक कॉस्ट तो है हमारे सामने, इसका था शायद 10.5 मतलब 15। ठीक है, रिटर्न अर्निंग का 15 ही है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 10.20, और इसका 6.66 या 67 होना चाहिए, 666 था तो 67। मतलब सर पिछला वाला आप ठीक करोगे, वो आप कर लीजिए। 67 पता नहीं वो किधर गया, देख लेना। तो 15 15 15 15 इंटू 0.11 कितना आ गया? 1.77। 15 इंटू 0.059 0.885। फाइनल 2.397।
3.922 कितना चल जाएगा 8.974 या 974 एक ही बात। ये जो आया ये क्या आ गया अब किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये कहा कि सर आप बुक वैल्यू लिख रहे हो, ये क्या है इक्विटी, और इक्विटी का बुक वैल्यू कितना है, इक्विटी का बुक 1,50,000, तो आप 1,00,000 कैसे लिख सकते हो। उसका कहना कि आप रिटर्न अर्निंग को बीच में मत डालिए। पर सीधी सी बात करूं, उसका कहना रिटर्न अर्निंग को आप बीच में मत डालो सर, सीधा सीधा आप 1,50,000 लिखकर भी तो काम कर सकते। अगर मैं यहाँ 1,50,000 लिखता हूँ, रिटर्न अर्निंग को उड़ा देता हूँ, तो आंसर यही आएगा कि अलग आएगा। नहीं, WACC पक्का ना, चाहे आप मिलाकर लिखो चाहे अलग अलग लिखो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो कैसे करेंगे हम आगे से, जो आप चाहते हो। एक साथ में अच्छा भी लग रहा है ना, ये सब अलग अलग साफ साफ लिख रहे हैं, एक साथ लिखने में एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई फर्क। लेकिन KE और KR अलग अलग आ गए, यहाँ रोटेशन कॉस्ट आया, तो फिर तो आपको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। तो यार ये चीजें हम क्यों याद रखें, टेंशन ही खत्म नहीं है। 4 चीज दिया, 4 चीज निकाला और अलग अलग लिख दिया, टेंशन ही नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब किससे कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू, अब कर रहे हैं मार्केट वैल्यू वेट। ये मानना है भाई, सीधी सी बात ये है कि ये जिसने भी आपको पैसा दिया है, चाहे इक्विटी वाले, कितना शेयर इश्यू किया आपने, 10,000, आज मार्केट में भाव कितना है, 40। तो ये मानना है कंपनी का या जिसने, यार सामने वाले पर्सन का अगर देखा जाए तो वो शेयर्स बेच भी सकता था। आपके पास 10,000 शेयर्स है और आपके पास जो आ रहा है ना पैसा, वो 10 के हिसाब से नहीं आ रहा, वो कितने के हिसाब से आ रहा है, 40। और देखो तो सामने वाले शेयर होल्डर का 40 रुपए ब्लॉक है ना यार, एक शेयर 10 रुपए थोड़ी ब्लॉक है। तो आपको जो उसके लिए जो पैसा आया, आप ये क्यों मान रहे हो, आप वेट आप 10 के हिसाब से नहीं ले सकते। आपके पास जो पैसा अब आया है, या फिर जो आपका जो शेयर होल्डर का शेयर पैसा ब्लॉक है, वो 1,00,000 नहीं है अगर देखा जाए तो मेरी नजरों से। 10,000 इंटू 40 कितना होता है, 4,00,000। आप उस हिसाब से देखो ना, भले ही आपको लग रहा है कि यार 10 रुपए का एक शेयर है, बिल्कुल सही, आपके शेयर की कीमत कितनी है, 40। तो अगर मैं अपनी नजरों से देखूं तो यार 40 रुपए है आपके पास जो पैसा फंसा हुआ है शेयर होल्डर का, एक्चुअल में 40 रुपए। तो आपको जो वेट लेना चाहिए वो बुक वैल्यू के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से लेना चाहिए। इट मीन्स यहां अमाउंट अब 1,00,000 नहीं आएगा। बताओ कितना शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 इंटू 40। प्रेफरेंस शेयर की बात करो, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 2,000। उनका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा, कहीं दिया है क्या। हाँ, तो अब हम ये सोचेंगे कि यार 950 ही मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, ठीक है, अलग से दिया रहता तो बहुत अच्छी बात। इट मीन्स, हाँ मतलब वहां हम डिस्कस कर लेंगे। इट मीन्स हमें मालूम है क्या काम करना, बस कुछ नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो बुक वैल्यू ले रहे थे उसकी जगह क्या ले लेंगे, मार्केट वैल्यू। चलो स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 2, WACC कर रहे हैं और किसके हिसाब से, मार्केट वैल्यू। सर स्पेसिफिक कॉस्ट में कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। हम कर रहे हैं WACC, इस बार किससे कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू। वही 5 कॉलम आ जाएंगे। सोर्सेस या अमाउंट, लेकिन अमाउंट कौन सा होगा, मार्केट वैल्यू।
फिर क्या आ जाएगा यहाँ वेट्स, और फिर क्या जाएगा स्पेसिफिक कॉस्ट, और वेट इनटू स्पेसिफिक कॉस्ट। ये वाला एग्जांपल आपको लास्ट में रिवीजन के काम आएगा। ये वाला एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें सब है। स्पेसिफिक कॉस्ट कवर हो गया, बुक वैल्यू वेट हो गया, मार्केट वैल्यू वेट हो गया, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। मतलब आपको जब रिवीजन करना, ये वाला एग्जाम्पल देखोगे और सीधा क्वेश्चन उठाओगे, जरूरत नहीं। चलो बात किसकी करें, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल वैसे यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर मैं दिखा रहा हूँ ताकि हमारी क्लियरिटी रहे। 10,000 शेयर है, मार्केट प्राइस कितना भाई 40, तो यहाँ कितना जाएगा 4 लाख। रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग का मार्केट प्राइस नहीं आता। इट मीन्स ये जो 40 रुपया है ना, शेयर का भाव ज्यादा है ना, उसके पीछे वजह क्या होती है मालूम है? शेयर का प्राइस, उसका रिटर्न अर्निंग का और शेयर उसका इफेक्ट आ जाता है, इसलिए तो मार्केट प्राइस ज्यादा है। बात समझने की कोशिश करना। वो ये कहता है कि भाई ये जो मार्केट वैल्यू है ना, इसमें रिटर्न अर्निंग का भी इफेक्ट आ चुका है। आपको रिटर्न अर्निंग का कोई मार्केट प्राइस नहीं होता, सच्चाई यही है। रिटर्न अर्निंग बिकती है कि मार्केट में नहीं, जो शेयर बिकता है ना, जो शेयर बिकता है, इस पे रिटर्न अर्निंग की वजह, एक फैक्टर है रिटर्न, उसकी वजह से भी शेयर का दाम ज्यादा रहता है। आप देखते हो यार, अच्छा कंपनी का बैलेंस शीट, अरे यार इसमें तो बहुत सारा प्रॉफिट है, बहुत सारा प्रॉफिट है, तो डिमांड बढ़ता है, तो उसका इफेक्ट इसमें आ चुका होता है। इसलिए रिटर्न अर्निंग का वैसे भी कोई मार्केट वैल्यू होता नहीं, आप भी जानते हैं। रिटर्न अर्निंग नहीं आएगा। फिर क्या बचा हमारा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 2000। मार्केट प्राइस में भाव क्या चल रहा है, इश्यू कितने में हो रहा है 125। अगर मार्केट प्राइस अलग से दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हमको क्या लेना पड़ेगा 125। कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 2,50,000। अभी कितने में इश्यू हो रहा है, और जनरली मार्केट प्राइस के आसपास ही इश्यू होता है। इसके अलावा डिबेंचर्स 500 इंटू 950, 4 लाख टोटल मार लेते हैं। 11,25,000। वेट निकालते हैं, 4 लाख डिवाइडेड बाई 11,25,000, 4 लाख डिवाइडेड बाई 11,25,000, 0.356, 2,50,000 इक्वल टू 4,75,000। ठीक, स्पेसिफिक कॉस्ट हमको मालूम है, तो कितना है 15, 10.20, 6.67, तो 15, 2.356, 5.3, 264 ले लेता हूँ, 10.4, WCC। अब कुछ बच्चों का ये कहना है 002
देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो। आप अपना कैलकुलेशन, हाँ आप अपना कैलकुलेशन, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चों का ये कहना था सर कि जैसे यहाँ अलग अलग दिखा रहे हो ना, तो प्लीज यहाँ भी अलग अलग दिखा सकते हो कि दिखा सकते हैं। जैसे इक्विटी में दो चीज मिलकर है, ये क्या क्या मिलकर है, एक उसका इक्विटी और रिटर्न अर्निंग मिला के बोले हमको अलग अलग दिखा दो, अलग अलग दिखा देंगे, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। चलो वैसा भी करके देखते हैं। मतलब एक तो ऐसे भी बना सकते हैं, अल्टरनेटिव मार्केट वैल्यू वेट दूसरे तरीके से अल्टरनेटिव करके लिख दे। रिटर्न अर्निंग का एक्चुअल में मार्केट वैल्यू नहीं है। हाँ रिटर्न अर्निंग का मार्केट वैल्यू नहीं होता। रिटर्न अर्निंग जो है ऑलरेडी, क्योंकि आप इक्विटी का वैल्यू लिख रहे हो ना मार्केट वैल्यू, इसमें उसका इफेक्ट आ चुका होता है, इसलिए हम उसको अलग से नहीं दिखाते। पर फिर भी बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर हमको अलग से दिखाना है, तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। आंसर क्या एक ही आएगा, पता नहीं, देखते देखते। अब क्या कर रहे हैं फिर से अल्टरनेटिव, हम क्या निकाल रहे हैं, WACC कौन से वेट से, मार्केट मार्केट वैल्यू। जिसमें हमको रिटर्न अर्निंग भी दिखाना है। सोर्सेस आएगा, यहाँ अमाउंट आएगा, वेट आएगा, स्पेसिफिक कॉस्ट आएगा, वेट इनटू स्पेसिफिक कॉस्ट। हमको यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाना है, साथ में रिटर्न अर्निंग भी दिखाना, बाकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट तो है ही है। या डेट का ऑलरेडी मार्केट वैल्यू आपने निकाला हुआ है, कितना था, डेट डिबेंचर 4,75,000 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ऑलरेडी निकाला हुआ है। ठीक है, इक्विटी का कितना है, देखता हूँ। हाँ बिल्कुल सही। इट मीन्स अब देखो ध्यान, टोटल मार्केट वैल्यू कितना है, 4 लाख। अब इसको मुझे बांटना है, अब बांटे तो रेशो चाहिए, और रेशो आपको ये वाला लेना। इट मीन्स इक्विटी का मार्केट वैल्यू को अगर अलग अलग करना है तो आपको रेशियो के हिसाब से बांटना पड़ेगा। और ये मैंने कैसे निकाला, मैं यहाँ शो कर देता हूँ। मैंने कहा भैया टोटल कितना है, 4 लाख, उसमें इक्विटी कितने का है, 1 लाख। ये दोनों मिलाकर है ना, दोनों मिलाकर है, दोनों मिलाकर मतलब यहाँ बेस में किया जाएगा 1,50,000, सिंपल सी बात। और ये कैसे निकला होगा, 4 लाख। सर बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो, मैं रेशियो बता रहा हूँ। 50,000 बुक वैल्यू है रिटर्न अर्निंग का, डिवाइडेड बाय 1,50,000। टोटल में अंतर आएगा क्या, वही आएगा यार, हम भी टाइम पास कर रहे हैं खूब जबरदस्त। चलो टोटल कितना आ गया, सेम ही आएगा, 11,25,000 आ गया।
वेट में चेंज हो जाएगा। हाँ 266,667 ये तो निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 11,25,000 .237 0.118.222.42 यहाँ कितना है 15, यहाँ भी कितना है 15, 10.2, 6.6। मुझे बताओ टोटल में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? कर ही लेते ना यार। टेन 10.40। अब पहले कितना आ रहा था और अभी कितना आ रहा है? 40। हाँ ये 238 ले लेंगे तो शायद हमारा आंसर मैच हो जाएगा। 10.16 15 इंटू 0.238 3.57। हाँ 3.5 यहाँ 238 होना चाहिए था। चलो ठीक 1.77 2.264 और 2.815 उतना ही है। अच्छा ये गलत लिखा है क्या मैंने? ये 10 पॉइंट कितना आ रहा है? तो ये 10.42 आ रहा है कि 42? एक ही आंसर आना चाहिए, कोई बात ही नहीं थी इसमें। ठीक है तो सर आंसर तो एक ही आएगा यस। तो हमें करना कैसे मार्केट वैल्यूएट, कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? पहले वाला झंझट ही खत्म। ये मान लो कि रिटर्न अर्निंग है ही नहीं है, रिटर्न और सीधा सीधा ये कर दो, रिटर्न अर्निंग उड़ा दो, आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन कीमत अगर खराब रही और फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया तो के और के आर अलग अलग आएगा, और के और के आर अगर अलग अलग आएगा भाई तो आप ये वाला नहीं कर पाओगे, आपको ये वाला ही करना पड़ेगा। ठीक, मतलब आपको बांटना ही पड़ेगा। ये कब चलेगा यहां लिख देता हूं, जब के इज नॉट इक्वल टू के आर, तब ये वाला बनाएंगे। ठीक है सर ये याद रहेगा क्या? याद रहेगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो याद रहेगा। ठीक है बात खत्म हो चुकी है सारी। अब आपके पास बुक होना चाहिए था आज, तभी मजा आता। बुक नहीं है पर बुक में जो क्वेश्चन है मैंने उसका पीडीएफ बना लिया, क्वेश्चन नंबर वही रहेगा बुक में, कल मिल भी जाएगा तो लिख लेना उसमें पेज नंबर इसका कॉपी का। पर अभी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर वही लिखोगे जो इसमें है, जो मेरे पास बोर्ड नोट्स हैं। ठीक है कल बुक मिल जाएगी, होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ, बुक नहीं है तो होमवर्क नहीं, जो बनाएंगे वो यहाँ बनाएंगे। जो आपकी बुक है उसमें विद सॉल्यूशन है तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ मैं बोर्ड में सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, बोर्ड में आपको सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ही डालोगे अपनी कॉपी में, कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर अभी मत डालना, पेज नंबर बुक आएगी तो कल मिल जाएगा वो पेज नंबर। स्टडी मैट का क्वेश्चन है,
ICAI का, हाँ उससे भी देख, अगर आपके पास स्टडी मैट है तो कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। हाँ स्टडी मैट है तो आप स्टडी, पर यहाँ दिख रहा है तो जरूरत नहीं। अगर स्टडी मैट में देखोगे तो उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखाई देगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन मतलब मैं इलस्ट्रेशन भी नहीं छोड़ रहा हूं और मैं आपके क्वेश्चन भी नहीं छोड़, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, जैसे स्टडी मैट में चेक करोगे ना, इलस्ट्रेशन नंबर 1 मिलेगा आपको। स्टडी मैट अगर चेक करोगे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा आपको, ये वाला। ठीक है, तो मैंने सारा एक एक इलस्ट्रेशन भी उठा रखा है। और उसके बाद जो आपके बाद में क्वेश्चन डले रहते हैं टीवाई के मतलब होता है टेस्ट योर नॉलेज, वो भी क्वेश्चन इसमें डले हुए हैं। खैर हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, देखिए एक बार, कंपनी ने इश्यू किया है कितने डिबेंचर्स, रेट कितना दिखाई दे रहा है 10%, 100 का एक, तो 100 का एक, तो भैया अमाउंट बता सकते हो कि 100 रुपए का 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। इंटरेस्ट कितना दिखाई दे रहा है, 10 रुपए, 100 का 10%। इश्यू किया है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब कितने में इश्यू किया है, 110। 110 को आप क्या नेट प्रोसीड बोल सकते हो, यस सर 110। और मैच्योरिटी कब इश्यू किया था, 2023, और कितने साल में रिडीम होने वाला, 2028। पीरियड पता है क्या, 5 साल, 23 और 5 28, ठीक है 5 साल हो गया लाइफ। डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, पर ये नहीं बताया कि कितने में रिडीम्ड होने वाला है। एज्यूम क्या करेंगे, 100। ठीक है, ये आ गया रिडीमेबल वैल्यू। और टैक्स का रेट क्या है 35%, और आपको क्या निकालना है, केडी। चलो निकालते हैं, पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, भगवान का नाम लिख, तो केडी प्रॉपर तरीके से करेंगे। मैं जानता हूं कि कैलकुलेटर में होने वाला है, फॉर्मूला लिखकर करेंगे। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। केडी इज टू आई 1 माइनस टैक्स प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स को क्या करना है, 10,000 को क्या करें, उसका कुछ नहीं करना है ना। मैं तो ऐसे ही पूछ लिया था 10। सर आप डिस्टर्ब मत करो, हमको बनाने दो, फाइनल बाद में पूछो। अच्छा खासा फ्लो बना रहता है बस। आरवी कितना है 100, एनपी याद रखना 110, सोच समझ के करना भैया, इधर डिवाइडेड बाय 5। मुझे आपका वो दोगे स्टडी मेट, क्या है। हाँ मुझे, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। आंसर कितना आ रहा है, 4.29। ठीक है, इन्होंने 4.28 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4.29%। पहला क्वेश्चन किया आपने, अच्छा लगा थोड़ा। मजा तो तब है ना कि मैं ना पढूं, खुद पढ़ो, खुद सोचो, खुद करो, एग्जाम में खुद ही को करना है। मेरे पास आंसर, मेरे पास पढ़ो। सर बहुत होता, पढ़ूं करूं, हम तो चाहिए। मेरे पास आंसर है, जिसका बुक है मैंने ले लिया हूँ, तो उनको भी आंसर नहीं मिला।
बहुत टाइम होता 3 मिनट, आराम से लिख के भी करोगे ना तो भी होगा, जल्दबाजी मत करना। एक बात बता देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो किसमें, ईयर में। हाँ मैं समझ गया, सुनो, टोटल पीरियड कितना 10, कितना साल हो चुका है 5, आने वाला कितना साल है 5, तो आप आने वाला साल क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ क्या बोल रहा है, एग्जिस्टिंग डिबेंचर। इट मींस जो 5 गया उसको भूल जाओ, आज के दिन से काउंट करो। बात समझ में आ रही है ना, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मतलब अभी का, अभी का जो इश्यू हुआ, अभी का प्राइस कितना है 80, तो इसके बाद कितने साल बाकी है 5, तो आपको इसके बाद वाले साल लेना, ठीक। जब इश्यू किया है तब टोटल पीरियड कितना था 10, अगर वो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बोलता तो हम सोचते 10 साल, पर वो बोल रहा कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर, तो आपको यहां से आने वाले 5 साल लेना। इश्यू कब किया था 2018, मैच्योर हो रहा है 2028, वैसे तो 10 साल दिख रहा है, लेकिन अभी की डेट कौन सी, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट 1 अप्रैल 2023, तो आपको 23 से 28 देखना है। और यहां भी और क्लियरिटी के बोला भैया एग्जिस्टिंग डिबेंचर का कॉस्ट बताना है आपको, तो लाइफ कितना लेना पड़ेगा 5 साल, जहां खड़े हो वहां से आने। ठीक है सर, आरबी 80 क्यों, मार्केट प्राइस अभी का कितना है 80, एनपी आ गया 80, ठीक है। सॉरी ये क्वेश्चन मुझे समझाना चाहिए था, मैंने आपको दे दी। $11.67 लिखा है, हाँ जी मार्केट प्राइस दिया तो वही नेट प्रोसीड है, हम ये मान के चलेंगे उतने में इश्यू हुआ होगा। मतलब हाँ, मतलब वो बताता कि प्रीमियम पर इश्यू कितने में हुआ वो बता दिया तो ठीक है, नहीं तो मार्केट प्राइस ले लेंगे। हाँ हाँ वो जोड़कर डिस्काउंट दिया तो घटा कर ले लेंगे। 11.67, तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, अगर मैं कहूँ पिछला क्वेश्चन ज्यादा आसान था, इस क्वेश्चन में एक नई बात निकल के आई। कहाँ फंस रहे थे आप, एग्जिस्टिंग, तो ये हमारा लास्ट डे आपको रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि बीच में हो सकता फंस जाओ आप बीच में। जो ऐसे टाइम पास क्वेश्चन उनको बिल्कुल नहीं लिखेंगे, उनको करेंगे नहीं सर। होमवर्क 2 कॉपी बनाना मैंने कहा था, एक क्लास वर्क कॉपी, अब आगे से याद रखना 2 कॉपी बनेगी, एक क्लास वर्क जो मैं यहाँ करवाऊंगा और एक रहेगा होमवर्क। होमवर्क कॉपी का कोई यूज नहीं है, पहली बार करोगे होमवर्क कॉपी में और आखिरी बार भी करोगे, उसके बाद उस कॉपी को हमको नहीं देखना, टाइम ही नहीं रहता। हमारे लिए टारगेट है क्लास वर्क कॉपी, उसमें जितने क्वेश्चन करवाऊंगा बस वही करना है रिवीजन के समय। रिवीजन के समय होमवर्क कॉपी को हम छुएंगे भी नहीं। होमवर्क कॉपी मतलब मैं आपको कभी भी कुछ नया क्वेश्चन नहीं देने वाला हूँ, रिपीट क्वेश्चन ही दूंगा। आज क्या हमारे पास बुक नहीं है ना, तो हम इससे बनाते जा रहे, ठीक है। हम्म हम्म। और यहाँ क्या लिखा रहता, अगर लिखा रहता कॉस्ट ऑफ डेट, समझ, हाँ तो इश्यू प्राइस लेते 100%, हाँ इश्यू प्राइस लेते। इश्यू प्राइस नहीं दिया तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं, फिर हमको मार्केट प्राइस लेना। इनका कहना है कि सर अगर इश्यू प्राइस दिया है, अगर इश्यू प्राइस नहीं दिया तो कितने में इश्यू किया ये हमको नहीं पता है,
अगर नहीं पता है तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं, फिर देखेंगे हम ये मानते हैं कि मार्केट प्राइस पर इश्यू हुआ है। लेकिन अगर इश्यू प्राइस दे दिया है, मान लो 85, नहीं मान लो, और मार्केट प्राइस दे दिया है 80, तो फिर हम इश्यू प्राइस लेंगे। लेकिन एक बात है, ये जब इश्यू किया था ये कब किया था? 5 साल पहले, और पूछा कब का है? एग्जिस्टिंग। तो फिर तो आपको आज का मार्केट प्राइस देखना पड़ेगा। फिर हमारे इश्यू कितने में किया हमारे लिए इंपॉर्टेंट, 5 साल पहले का काम का नहीं है। देखो अगर क्वेश्चन में लिखा करेंट कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब फिर आपको आज का प्राइस लेना ही पड़ेगा। फिर पिछला क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ओके सर, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे अभी नहीं होगा। जेड जीरो कूपन बॉन्ड क्या समझते हो? जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, कूपन का मतलब क्या होता है? कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट। ऐसा कोई बॉन्ड होता होगा जो जीरो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? ऐसा कोई बॉन्ड होगा कि आपको कोई ब्याज ब्याज नहीं मिलेगा? भैया होता है, एक बॉन्ड है जिसपे 5 साल वाला है, मैं कहता हूँ इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर आपको जो रिडीमेबल वैल्यू है ना, जैसे 1,000 रुपए फेस वैल्यू है, तो आपको पूरा 1,000 मिलेगा 5 साल बाद। लेकिन वो बॉन्ड अभी 400 रुपए में बिक रहा है। आपको समझ में आ रहा है? इट मीन्स वो जो है ना हैवी मिलेगा लास्ट में, डीप डिस्काउंट नाम इसका, और एक नाम है डीप डिस्काउंट। क्या समझ रहे हो? डिस्काउंट है और बहुत जबरदस्त डिस्काउंट है, क्योंकि कूपन नहीं मिल रहा है। वो मैं करवाऊंगा जीरो कूपन बॉन्ड। अभी जेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जेड का, पहले नॉर्मल जो किया है वो वाला क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चाहिए मुझे। उससे पढ़ोगे उससे। नहीं आ रहा और सोच। प्रेफरेंस या केपी निकालना, केपी। पक्का पार्टी है, अगर बना दिया ना मेरे पास आंसर है, बना दिया ना पक्का पार्टी। हाँ सोचो, टाइम दिया मैं आपको। हाँ सही। हमारे सब प्रॉब्लम, हम बहुत गहराई से सोचते हैं, प्रॉब्लम ये है, जबकि कुछ नहीं। इवन हमारा फॉर्मूला पीडी प्लस आरवी माइनस एमपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई दो चीजें होती है, एक रिडीमेबल एक इरिडीमेबल। यहाँ कहीं बताए कितने साल में रिडीम्ड होना है? नहीं, तो क्यों टाइम पास करे? हाँ, केपी इज इक्वल टू पीडी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100। तो बड़ा वाला फॉर्मूला देखने की आदत हो गई ना, मजा नहीं आता उसके। पीडी कितना? 100 रुपए का 10%, कितना रुपए? 10 रुपए। और एनपी मतलब मार्केट प्राइस इंटू 100। वाह, 10.53। आईसीएआई ऐसे ही खेलता है, बड़ा बड़ा करवा देता, छुट्टू सब क्वेश्चन पूछता है। 10.53। और दो
रिलैक्स होके करना, बहुत टाइम है, 3 मिनट का टाइम दूंगा अब। वाओ, एपी सोचो समझो करो। सही। सर कैसे निकला बताओ। एपी निकालना है, प्रेफरेंस डिविडेंड भाई 12 रुपया दिया ही हुआ है, डिपेंड करता है नेट प्रोफिट क्या आएगा यार। 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 3% फ्लोटेशन कॉस्ट काट दीजिए, तो बोलो कितना आ गया, 97 इंटू 100, 12.37। सर हमको ना यार बड़े बड़े क्वेश्चन की आदत हो गई है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप देते हो, कैसे होगा। कर सकते हो, पर अगर आते हैं तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ना वो जो पेपर चेक करता है ना, उसका माइंड सेट हो सकता है। जैसे जैसे मैं भी आपके टेस्ट पेपर में भी बहुत सारा चेक करता हूँ, जब पहला पेज चेक करता हूँ मुझे अच्छा दिखता है ना, तो मेरा माइंड सेट हो जाता है कि नहीं यार, बच्चा अच्छा ही करेगा आगे। हम कोई भी पूरा नहीं पढ़ने वाला है। आप समझो कि यार पैसा इतना कम मिलता है आंसर शीट चेक करने का, पूरा कोई नहीं पढ़ेगा। उसका माइंडसेट एक बार आपने उसका माइंडसेट बैठा दिया ना, देखो यार मैंने कितना अच्छा लिखा, तो आगे वो फिर चलते जाता है। तो अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा करके दो, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत टाइम मिलता है पेपर। ठीक। हाँ भाई आपका नंबर है, देख लूँ ये आपसे होगा। मेरे ख्याल से ये आपसे हो सकता है, यस हो सकता है। और मेरे पास आंसर भी है इसका, आराम से करो। पहला ये डिसाइड करना होता है कि फॉर्मूला बड़ा लगेगा कि छोटा। ये तो बड़ा लगेगा, तो फिर फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले। नहीं 10.77 है, तो 76 है। 10.80 किस हिसाब से है। एपी इज इक्वल टू, अपना डिविडेंड कितना है भाई, 10। 1 माइनस टैक्स तो आएगा नहीं। आरबी कितना है, 100 माइनस 95, कितना साल है, 10। सही है। 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2। आंसर क्यों नहीं आ रहा हमारा, सर आना चाहिए। आंसर कितना आ रहा है, 10.76 नहीं है, 77% कर ले 2 डिजिट में। तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या, 10.80 नहीं आ रहा है। लिखा तो सब सही है, 97.5। मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है, उसी पे हमको ध्यान देना है, कॉन्सेप्चुअल हमको पता है। ठीक है, कोई मत।
आ जाएगा, दिया टाइम। देखो मेरा काम है भैया कॉन्सेप्ट करवाने का, क्वेश्चन बनाने का आपका काम रहेगा, मैं हेल्प करूंगा। देखो होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सीए फाइनल हो चाहे आप लोगों के साथ क्या हो, टीचर के साथ साथ कर लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आपको मजा आता है, आपको समझ में भी आता है। एग्जाम में मुझे थोड़ी नहीं पढ़ना, आपको ही को पढ़ना है। आप खुद ही पढ़ो, खुद ही करो, मेरा यही काम है। मैं क्यों हिंट दूं यार? मैं हिंट देने वाला था, मैं सिर्फ आंसर ढूंढ रहा हूँ। वाह, मिल गया मुझको। मेरे बुक में आंसर जो दिया है वो दिया है 12% दिया एग्जैक्टली, पता नहीं। अच्छा, आपके लिए क्या मांगा है? यही मांगा है ना, के का फॉर्मूला लिख देता हूँ, P1 डिवाइडेड बाय 10। जी तो मुझको मालूम है भाई, कितना? P0 55, P1 आगे 12% सही आंसर। थोड़ा थोड़ा सा चल रहा है, 12 के आसपास चलेगा। ये शब्द क्या लिखा है? पैट। पैट और एक्सपेक्टेड में अंतर है, तो ये D1 तो नहीं है जो पैट लिखा है, D0 है, तो इसमें 1.10 करना पड़ेगा। 12% करेक्ट है, थोड़ा इधर उधर चल जाएगा पर 12% के आसपास चल जाएगा। हम लोगों के साथ यही है, देखो अगर मैं करवा रहा हूं ना तो मैं तो फटाफट से करवा दूंगा। हम मेरे जो फेस किया हूँ बच्चों का प्रॉब्लम सीए फाइनल लेवल पे, बोलते सर आप जो करवाते हो आपके साथ तो हो जाते हैं क्वेश्चन, जब एग्जाम आता ना तो हम, मान लो एक भी क्वेश्चन नया है, हम रीड नहीं कर पाते, मतलब किया हुआ है वो तो बना लेंगे, पर एक नया आ गया ना तो फिर वो नहीं बना पाए, और यही होता है एक्चुअल में। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, आप खुद ही पढ़ रहे खुद ही कर रहे हो, तो आपको पढ़ने की जो है ना वो बढ़ रही है, और मैं यही चाहता हूँ बस, ये खुद से पढ़ना सीख लिया मजा आ जाएगा। ये नहीं कर पाओगे, रियलाइज ये भी नहीं कर पाओगे, ये कर लोगे। पेज मत पलटाना, पेज मतलब सभी से बोल रहा हूँ, पेज नहीं पलटाओगे। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, सब सामने रख लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट फॉर्मूले। यही निकालना है भाई साहब, यही। और इसमें कुछ दिया है रिस्क फ्री, हाँ कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल, बिल्कुल CAPM, कुछ फॉर्मूला हुआ करता था उसका, के ये निकालने का। हाँ बीटा वाला है, बस फॉर्मूला याद आ जाए या कोई बता दे मजा आ जाएगा। चलो इस बार मैं मदद कर रहा हूँ। RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। चलो ये कहीं से भी आ जाता है सर, ठीक ठाक है। प्लस में बीटा के आगे अच्छी खासी लाइफ चलते रहती है, D1 P0 ये चिपका देते हैं बीच में। मैं देख कर बताऊंगा। 76 नहीं यार, ये तो आ रहा 18, मतलब बुक के हिसाब से, तो ये गलत भी हो सकती है, 18.75 आ रहा है।
आ रहा है ना? टेन प्लस आर एम कितना? 15। अच्छा, पहले प्लस कर दिया आपने और फिर इंटू कर दिया। पहले ये होगा फिर प्लस होगा। हाँ, थोड़ा सा मैथ्स होता है ना, मैंने भी खूब मेहनत किया। $18.7। पहले आपने इसको माइनस किया, इधर प्लस कर दिया, तो ये हो गया 15 इंटू 1.75 कर दिया। मजा आ जाएगा अगर ये बना लिया तो, खुद से सीरियसली बोल रहा हूँ। टाइम 5 मिनट दिया, हो जाने दो, जो गलत ही तो होगा ना, हम तैयार है। ठीक, तो टाइमर मत लगाओ प्लीज, टाइमर के बिना तो मजा नहीं आएगा। 5 मिनट, ये लो आप भी क्या याद, आराम से पढ़ो रिलैक्स होके। अब ऐसे निकालना क्या है, क्या समझ में आया? के ई निकालना है और उसके अलावा के आर निकालना। वो फॉर्मूला वो D1 वाला लगेगा। के ई में बस मैं ये बता, एक चीज बता, के ई में एक्चुअल में शेयर इश्यू होता है, उस पर जो भी खर्चा वर्चा, और के आर में कोई शेयर इश्यू नहीं होता है। ठीक है, बस इतना मैं आपको हिंट कर। 10%? नहीं, के ही नहीं आ रहा, 10% आ तो रहा है आंसर, पर वो के आ रहा है, पता नहीं क्यों। 10.41 लिखा है इसमें, हो सकता है, पता नहीं। 10 आ क्या रहा है? के आओ देखे फिर तो, मतलब है इस क्वेश्चन में दम है। के ई का फॉर्मूला क्या है भाई? P1 P0 प्लस जी। मैं शेयर इश्यू कर रहा हूँ, मैं हूँ कंपनी, मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड कितना देना पड़ेगा भाई? हाँ, तो 10 रुपए देना पड़ेगा। मैं एक्चुअल में शेयर इश्यू कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आ रहा है? के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी इश्यू करने से कंपनी को कितना पैसा आएगा? बोलो कितना पैसा आएगा? क्या 200 आएगा? नहीं। कितने में इश्यू कर रहे हो? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ एक्चुअल में शेयर इश्यू करने से कितना पैसा आ रहा है? 190। पर 190 भी नहीं आ रहा अगर देखा जाए तो 185। या फ्लोटेशन कॉस्ट काटो ना, तो यहाँ कितना आ रहा है? 180। और जी तो वही है, कितना? 0.05। आंसर बोलो। 10.4041%। 10.41%, हाँ। एक्सपेक्टेड, आने वाले साल में, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एक्सपेक्टेड शब्द लिखा, मतलब आने वाले साल, D1। और जहां बात आती है किसकी? केआर की,
तो वहां भी 10 रहेगा, लेकिन मैंने एक बात बोला था, शेयर जब एक्चुअल में इश्यू ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पूरा मार्केट प्राइस ले लेना 200 रुपए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी शेयर इश्यू करोगे तो आपको P0 का मतलब आपको नेट प्रोसीड लेना है। नेट प्रोसीड कितना पैसा मिला, और KR में तो शेयर इश्यू नहीं करते, कोई खर्चा नहीं, जो भी मार्केट प्राइस है वो ले लेंगे। इसलिए पूरा मार्केट प्राइस, कुछ तो कटेगा नहीं ना भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन बनता लास्ट में देखने का। LDR, LDR मतलब लास्ट डे रिवीजन। ठीक है, कुछ नया करें। आओ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। थर्टीन 13.8 लिखा है इस, 13.8 आ रहा है। हाँ नहीं 13.8 क्यों यार, D1 P0 प्लस D0 दिया हुआ है 4 पॉइंट, ग्रोथ जोड़ना पड़ेगा इसमें, डिवाइडेड बाय P0 कितना है 50, ग्रोथ रेट इधर जाएगा 0.05, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। 13.8 गड़बड़ काम हुआ तो कोई बताएगा, 0.05 नहीं लिया। एट जीरो, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं यार, है ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूले याद है, पर वो हो सकता है हम कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा सा, वैसे इसको स्किप करने का सवाल नहीं था, पर स्किप कर दिया हमने। अब ये जैसे ये वाला क्वेश्चन, मैं देख लूँ 14.2, किस्मत से लास्ट क्वेश्चन था और सबका सही आया हुआ 14.2%। एक क्वेश्चन और बचा हुआ जो करवाना है, यही है स्पेसिफिक कॉस्ट। आप सोचोगे कि बड़ा कुछ, हमने जो एग्जाम्पल किए वो बहुत तगड़े, हमने जो किया पूरा इधर उधर घुमा कर किया, उतने आंसर चाहिए इसका। 5 साल पहले, ठीक है, स्टार्ट ऐसे ही होता ना, वैसे ही डर लगता है। 5 साल पहले सोना लिमिटेड ने इश्यू किया था 12% ई रिडीमेबल। ई रिडीमेबल से समझ में आ गया आपको, छोटा फॉर्मूला की बड़ा छोटा। कितने में इश्यू किया था 5 साल पहले, 103 रुपए, और बता भी रहा कि 3 रुपए प्रीमियम था भाई, फेस वैल्यू 100 था। कब इश्यू किया था ये, 5 साल पहले। अभी मार्केट प्राइस कितना है 94,
अभी 94, और टैक्स का कितना है 35%, और आपको 5 साल पहले का केडी ने अभी का करंट पूछ रहा है, निकल सकता है, एक बार कोशिश करोगे, एक बार निकालो फिर मैं आंसर बताता हूँ। मुझे केडी चाहिए, कैलकुलेटर में हो सकता है, एक आंसर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, हम तैयार हैं। मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट बताओगे क्या? 12 लिखना है, 12% लिखा है, और 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो कितना आ गया 12। क्या टैक्स का रेट मालूम है क्या? 35। अब बचा एनपी, अब एनपी क्या लेना है? 94 ही लेना पड़ेगा, 5 साल पहले से हमको कोई लेना देना है ही नहीं है। आंसर आरवी की जरूरत ही नहीं, हो गई नहीं, फॉर्मूला छोटा वाला लगेगा। P is I 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एनपी। आई कितना 8.30, 12, और 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 100 कर देना, 8.30%। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना, बस हम लोग जो करेंगे ना, अब बड़े क्वेश्चन करेंगे, अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? नहीं आते। मेरी ड्यूटी है कि इसमें एमसीक्यूज में भी नहीं आएगी सीधी। एमसीक्यूज में आता कैसे मालूम है ना, एक पूरा केस सिनेरियो बेस एक क्वेश्चन देगा और उसके बाद, तो ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर ठीक है, हमारी बुक में है, मतलब आईसीएआई के मॉड्यूल में तो हमने कर लिया, और हमारी बुक में भी है, हमारी बुक में भी क्वेश्चन नंबर 1 यही मिलेगा। और कल बुक भी मिल जाएगी, कल पक्का मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक वो बना कर दे दूंगा। एक्चुअली बुक्स जो आनी थी वो कोई दूसरी आ गई है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको बुक्स मिलेगी। पहला हमारा टारगेट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म करेंगे, जिसमें हमारे मटेरियल पूरा रहेगा कंप्लीटली, कॉपी पेस्ट ही किया मैंने, पर एमटीपी आरटीपी, और उस बुक में अभी 2024 मई का भी पेपर है, टेंशन नहीं, पूरा कंप्लीट है अभी तक। तो कल से हम WSCC स्टार्ट करेंगे, जो मेन है, ये टाइम पास वाले क्वेश्चन हमने कर लिया, हम सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ यार है। हम लोगों का 2 कॉपी बनेगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कल मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि कल आपके पास बुक्स भी रहेगी, होमवर्क कॉपी में होमवर्क में डालेंगे, और ये हम क्लास वर्क में। टारगेट एक ही रहेगा कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, करूंगा मैं आपके बात में पढ़ूंगा, आपको 5-2 मिनट का टाइम जरूर दूंगा पढ़ने के लिए, क्योंकि वही सबसे अच्छी स्ट्रेट। ठीक है, आज के लिए सफिशियंट है।